तो हम लोगों ने अर्थ मूवमेंट यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह आप सभी लोगों के सामने आ चुका है। क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। अब ये गोल्स किस लिए लाया गया था? जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे चीज़ें समझ में आती जाएंगी कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था, इसको लाने का पर्पस क्या था। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर द, पहला पॉइंट है द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर द 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसमें एक ये जो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी गया है, कितने इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल लाए गए? 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल। किसके अंतर्गत? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत लाए गए। ठीक है। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर द 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल फॉर द ईयर 2015 में that has been established following the Millennium Summit of the United Nations in 2000। यानी कि देखिए, सबसे पहले कोई गोल्स वगैरह अगर तैयार किया जाता है, सेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो उसके पहले क्या होता है? समिट रखा जाता है। तो वैसे ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जब लाने से पहले, यानी कि 2015 में जो है इसको लाया तो गया, बट उसके पहले एक समिट रखा गया था जिसको क्या बोलते हैं? मिलेनियम समिट। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? यूनाइटेड नेशन। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन। और किस ईयर में? 2000 में। यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है 2015 में तो आ गया, बट उसके पहले मिलेनियम समिट हुआ, जो कि ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। कब किया गया था? पहली बार 2000 में। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलोइंग द एडॉप्टेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन। यानी कि फिर बाद में ये जो जब गोल ये बन गया, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जब पूरी तरह से लागू हो गया, तो उसको एडॉप्ट किसके द्वारा किया गया? एडॉप्टेशन किसके द्वारा किया गया? यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन। ये कुछ पॉइंट्स है जिन्हें हमें याद रखना है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो मेन पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वर द 8 इंटरनेशनल, इसमें 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल होते हैं और ये 2015 में लाया गया। ठीक। दैट हैज बीन एस्टेब्लिश फॉलोइंग द मिलेनियम समिट। उसके पहले क्या हुआ कि 2000 में 2000 में क्या मिलेनियम समिट हुआ? किसके द्वारा हुआ? यूनाइटेड नेशन द्वारा हुआ। और बाद में जब ये गोल पूरी तरह से तैयार हो गया, यानी 2015 में तो पूरी तरह से लागू हो गया, तो ये किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया? यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन के द्वारा ये पूरी तरह से अडॉप्ट किया गया। ओके। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब नेक्स्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं कि और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स रहे हैं इसमें। सेकंड पॉइंट है द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि इसमें जो है 8 इंटरनेशनल गोल की बात होती है। 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल क्या है, आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और सेकंड पॉइंट क्या है? ऑल 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स स्टेट, यानी कि 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर इसमें होते हैं सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट है 23 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हैव एग्रीड टू अचीव बाय द ईयर 2015। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इसको 2015 में पूरी तरह से लागू कर दिया गया और 2000 में बनी थी मिलेनियम समिट यूनाइटेड नेशन द्वारा, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि हाँ ये चीज आना चाहिए, और 2000 में पूरी तरह से इसे लागू कर दिया गया। तो वही बात यहाँ पे भी बोला जा रहा है। इसमें क्या है? 23 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी पार्टिसिपेट किया था, ये जो गोल बनाया जा रहा था जब। नेक्स्ट पॉइंट है वर ऑफिशियली एस्टेब्लिश फॉलोइंग द मिलेनियम समिट इन 2000। जैसा कि मैं भी बता रहा था कि मिलेनियम समिट जो आयोजित किया गया था 2000 में, वेयर ऑल वर्ल्ड लीडर प्रेजेंट, दुनिया के बड़े बड़े जो लीडर वहाँ पे उपस्थित थे। नेक्स्ट पॉइंट है एडॉप्टेड द यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डिक्लेरेशन है। किसको द्वारा अडॉप्ट किया गया? यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैंने टिक कर दिया है, इस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन वगैरह बनते हैं एग्जाम में। ओके। अभी तक हम लोगों ने 8 गोल के हाँ जी 2000 में क्या हुआ था? आया था, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। 2000 में आया था
देखिए 2000, देखिए 2000 में इसके बाद इसको लेके एक समिट बनी। देखिए कोई भी जब बड़ी गोल्स वगैरह बनाया जाता है अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो उसके पहले एक समिट रखा जाता है जिसमें बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, सबकी सहमति ली जाती है। तो 2000 में जो है 2000 में पहली बार जो है एक समिट बनाया गया जिसको बोलते हैं मिलेनियम समिट। ठीक ठीक है, किसके द्वारा आयोजित किया गया था? यूनाइटेड नेशन के द्वारा आयोजित किया गया है। जब वो समिट कंप्लीट हुआ 2000 में, तो इसके बाद फिर ये बाद में जो है 2015 तक आते आते जो है ये एक गोल लाया गया, मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लागू हो गया, अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, और अडॉप्ट किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे जो पॉइंट्स है, यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन, इसके द्वारा अडॉप्ट किया गया है। सभी को समझ में बात आया? ओके, हम लोग बढ़ते हैं। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे 8 गोल्स जो बताए गए हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत, 8 गोल जो बताए गए कौन कौन से हैं। सबसे पहला है गोल नंबर 1 क्या है? इरेडिकेट एक्सट्रीम पुअर्टी एंड हंगर, यानी कि पुअर्टी को कम कैसे किया जाए और हंगर को भी कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्पेशली लॉकडाउन के समय के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है पुअर्टी एंड हंगर। सेकेंड गोल है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन, जो बच्चों का जो इनिशियल एजुकेशन वगैरह है उसको कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, उसको कैसे नहीं होता कि एक्सीलेंट लेवल पे ले जाया जाए, जिससे कि उनका एक बच्चों का एक प्रॉपर ग्रोथ हो पाए, इसके बारे में बात किया गया है। थर्ड पॉइंट है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। जेंडर इक्वालिटी यानी कि ये जो हम लोग देखते हैं रेशियो का घटना, यानी कि बॉयज़ के कंपेयर में गर्ल्स का रेशियो कम होना। अब तो मान लीजिए तो धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है, बट ये था कि अभी भी बहुत सारे राज्यों में क्या है कि बॉयज़ का रेशियो जो है एज कंपेयर टू गर्ल्स बहुत ज़्यादा है। तो ये जेंडर इक्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, इसके बारे में भी यहाँ पे बातें की गई। और एम्पावर वुमेन को कैसे एम्पावर किया जाए, महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण, यानी कि उनके अंदर कैसे स्किल पैदा किया जाए जिससे कि वो अपने दम पे चीज़ों को कर पाए, अपने नहीं होता कि अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट कर पाएंगे, सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्या है? रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि जो देखते होंगे ना कि बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां होती है उनसे, उसके द्वारा क्या है कि उनका नहीं होता कि बिना समय का डेथ हो जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है, ये सारी चीज़ें। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी की यानी कि जो बच्चे जल्द ही मर जाते, बहुत सारी बीमारियां हैं, उनके द्वारा भी कैसे बचाया जाए, कैसे चाहे रिड्यूस किया जाए। गोल नंबर 5 क्या था? गोल नंबर 5 इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, यानी कि जो मैटरनल हेल्थ का मतलब जो माताएं होती हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान उनके हेल्थ को कैसे जो है मेंटेन किया जाए, कैसे सुधारा जाए, इस बारे में भी बात किया गया। गोल 6 क्या था? कम्बैट HIV एड्स, इन सारे रोग जो है, मलेरिया हो गया एंड अदर डिजीज, इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको मेंटेन किया जाए, इस बारे में भी बात की गई। गोल नंबर 7 क्या था? इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि इन्वायरमेंट जो कि पोल्यूटेड हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए और इन्वायरमेंट का ग्रोथ कैसे किया जाए। प्रिवेंशन तो करना ही है, प्रोटेक्शन प्रिवेंशन दोनों की बात यहाँ पे किया जा रहा है। गोल नंबर 8 क्या था? डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी कि एक ग्लोबल पार्टनरशिप, यानी कि जो जैसे आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह में, वहाँ पे ग्लोबल पार्टनरशिप यानी कि बहुत सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष, बहुत सारे देश के जो लीडर्स वगैरह जाते हैं वहाँ पे, नहीं होता कि अलग अलग जो मीटिंग्स होती हैं उसको बोलते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप। तो यहाँ पे ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलपमेंट करने की बात किया जा रहा है कि इसके द्वारा भी अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष से बात करके उनके विचारों को, उनके आइडियाज़ को समझ के, तो उनके आइडियाज़ को समझ के ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलप करके जो है इस जो यहाँ पे जो गोल बताया गया है इसको अचीव करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 8 डिफरेंट टाइप्स के गोल पढ़े जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत ये डिसाइड किया गया था कि हाँ, ये जो 8 प्रकार के आपको गोल दिख रहे हैं इनको जो है कैसे अचीव किया जाए, इसके बारे में बात किया जा रहा है। ओके, हमारा
अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी तक हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, अब हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। गोल क्या है? यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी डेवलपमेंट आप कर रहे हैं तो आपको प्रेजेंस का ध्यान रखते हुए, मतलब वर्तमान में उससे ज़्यादा नहीं होता, इन्वायरमेंट का ज़्यादा नुकसान ना हो। मतलब डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि प्रेजेंस में भी इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी इन्वायरमेंट का रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अभी सब इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा, इन्वायरमेंट नष्ट हो जाएगा, फिर आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए क्या बचेगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे बात जो डेवलपमेंट की बात करते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, और कैसे जो हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज इन द सेंस कि जो कोल है, पेट्रोलियम वगैरह है, इसको भी बचाना है ना। क्योंकि अभी मान लीजिए फिनिश हो जाएगा, फिर आने वाले समय में फिर कैसे रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा। यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें जो है हमें इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो है हमें डेवलपमेंट करना है बिना क्षति पहुंचाए, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ था? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ, ठीक। अब इसका लाइफ स्पैन क्या है? 2030, 15 ईयर। यानी कि इसमें ये बताया गया कि 2015 में तो स्टार्ट किया गया, अब इसको 2030 तक लाइफ स्पैन है, 2030 तक का टारगेट बनाया गया। 2015 से 2030 यानी कि 15 साल का एक टारगेट बनाया गया। किसकी टारगेट क्या है कि इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए। मतलब हर एक देश जो है अपने अपने तरीके से कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे रिसोर्सेज को जो है अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यानी कि ये जो है 2015 में स्टार्ट किया गया और 2030 तक एक 15 साल का एक जो है गोल बनाया गया है, जिसमें कि ये बातें हर एक देश का अपना एक रहेगा, हर एक देश का अपना एक क्राइटेरिया रहेगा कि हाँ मुझे इन्वायरमेंट को इस तरीके से बचाना है, अपने तरीके से बचाना है इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूडिंग 17 गोल। इसमें याद रखिएगा 17 गोल होते हैं, 169 टारगेट्स होते हैं। 70 गोल की बात किया जाता है, 169 टारगेट्स होते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव देखते हैं। A set of universally applicable goals that balance the 3 dimensions of sustainable development। देखिए, environment, social and economics, यानी कि जैसे मैं बता रहा था ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी इसका मतलब क्या है कि ऐसा डेवलपमेंट जिससे जो है हम इन्वायरमेंट को बिना क्षति पहुंचाए डेवलपमेंट करें और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी रिसोर्सेज को जो है बचा के रखें, जिससे जो है रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। तो यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्टिव है क्या है कि इन्वायरमेंटल यानी इन्वायरमेंट को बचाने की बात होती है, सोशल एंड इकोनॉमिक यानी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को मेंटेन करते हुए, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को मेंटेन करते हुए इन्वायरमेंट को बचाना है, इसका ही ऑब्जेक्टिव रहा है। ओके, तो देखिए 17 गोल के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे 17 जो गोल्स हैं क्या क्या हैं। सबसे पहला है नो पॉवर्टी, सेकंड क्या है जीरो हंगर, और थर्ड क्या है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्या है क्वालिटी एजुकेशन की बात किया जाता है, ये क्या है जेंडर इक्वालिटी, सिक्स क्या है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, सेवंथ क्या है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात होती है, और एट वाला क्या है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ क्या है इंडस्ट्री वगैरह हो गया, 10 क्या है रिडक्टेड इनइक्वालिटीज। तो ये 17 गोल्स हैं, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। 17 गोल्स वगैरह है, मोस्टली एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, आपको इसको याद नहीं रखना है, 17 गोल को बस आपको एक बार रीड कर लेना है। और कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिनको मैं बताने जा रहा हूँ, जिनको आप चाहें तो कापी पे लिख भी सकते हैं, जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। जो एग्जाम में पूछे गए अभी तक उसको मैं बता दे रहा हूँ। ये 2 पॉइंट जो है, एक तो ये पूछा जाता है नो पॉवर्टी और जीरो हंगर की बात किया जाता है, ये 2 पॉइंट हो गए।
और इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है जो कि यहाँ पे कौन, ये वाला पॉइंट, क्लाइमेट एक्शन की बात होती है। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, बाकी 17 गोल्स हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा, बट ये जो 3 पॉइंट है इसको याद रखिएगा, नो पोवर्टी एंड जीरो हंगर, ये 2 बहुत बार पूछे गए हैं, और एक तीसरा है क्लाइमेट एक्शन। ये 3 पॉइंट को आप याद रखिएगा, बाकी को एक बार आप रीड कर लीजिएगा। अब आते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये क्या है? जैसा कि नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट लाए गए उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स आफ्टर भोपाल गैस, यानी कि भोपाल गैस के बाद जो है इसको लाया गया, यानी कि ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कब लाया गया? भोपाल गैस के बारे में। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद क्वेश्चनिंग वगैरह करेंगे, तो भोपाल गैस में क्या क्या हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में हम लोग और अच्छे से डीपली जानेंगे। तो ये कब लाया गया? भोपाल गैस जो ट्रेजिडी हुआ था मध्य प्रदेश में, भोपाल गैस जो ट्रेजिडी हुआ था उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया, एंड इट इज कंसिडर्ड एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा। अम्ब्रेला लिख देता है, हु इज नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से कौन जाना जाता है? तो क्या याद रखेंगे? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये जो लाया गया अम्ब्रेला लेजिस्लेशन एक किसके द्वारा फ्रेमवर्क यानी कि रूपरेखा तैयार की गई, किसके द्वारा? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये अम्ब्रेला लेजिस्लेशन लाया गया है। और अम्ब्रेला लेजिस्लेशन को क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसी को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली स्टेट दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पे कैसे बात किया जा रहा है कि फॉरेस्ट को कैसे बचाया जाए, इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए, ये सारी बातें यहाँ पे किया जा रहा है। इसके बारे में अलग अलग जो निर्णय लिए गए हैं वो सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं इसमें। तो इसमें हमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि ये कब आया? भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुआ था उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसा कि मैंने बताया अभी कि इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से भी जानते हैं, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको मैंने आपको बता दिया है। ओके, हम लोग आते हैं अब इसके ऑब्जेक्टिव को समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट है, प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने का काम और उसको इम्प्रूवमेंट करने का काम जो है इसमें शामिल है। सेकंड क्या है? प्रिवेंटिंग इन्वायरमेंट पोल्यूशन इन ऑल इट्स फॉर्म, यानी कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो यहाँ पे ये बातें की गई। थर्ड पॉइंट है, टू टैकल स्पेसिफिक इन्वायरमेंट प्रॉब्लम दैट आर पेक्यूलियर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि इसमें इन्वायरमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड, पेक्यूलियर का मतलब होता है विशेष, पेक्यूलियर का मतलब होता है विशेष, यानी कि हर एक कंट्री का देखते होंगे कि अगर इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम हर एक कंट्री में कहीं तो थोड़ा बहुत कम है, कहीं ज़्यादा है, तो सभी कंट्री अपने अपने हिसाब से मैनेज करें, ऐसी इसमें बातें कही गई हैं। पेक्यूलियर का मतलब यहाँ पे होता है विशेष। नेक्स्ट पॉइंट है, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम, यानी जंगल, वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव को जो प्रोटेक्ट करने की बात किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू अपॉइंट इन्वायरमेंट ऑफिसर टू चेक इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड स्टेबलाइजिंग लेबोरेटरी, जैसा कि इसमें बताया गया है कि इन्वायरमेंट ऑफिसर वगैरह को जो है अपॉइंटमेंट करना, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे जो है इन्वायरमेंट को देख रेख करेगा, जिससे बहुत सारी चीज़ों उससे सेफ्टी रहेंगी। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट ऑफिसर को जो अपॉइंटमेंट करने की बात किया जा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट थे। ओके, आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके अंतर्गत हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या है।
सबसे पहला पॉइंट क्या है? द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फ्रेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। अब देखिए, मैंने तो इतना पढ़ दिया, अब इसका इसेंस क्या है, इसका सार तत्व क्या है, इसमें पूरे को आप पढ़ेंगे तो एक ही बार बताया जा रहा है कि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है, O3 लेयर का जो डिप्लीशन यानी ओजोन लेयर जो कम हो रहा है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, ओजोन लेयर का जो हो रहा है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल इसीलिए लाया गया था कि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए। इसका मेन उद्देश्य यही था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, द ट्रीटी वाज ओपनड फॉर सिग्नेचर ऑन सितंबर 16, 1987। अब देखिए, कोई भी बड़ा प्रोटोकॉल या कोई भी गोल्स वगैरह या कोई प्लानिंग वगैरह जब बनाया जाता है तो उसके पहले बहुत सारी चर्चाएं होती है, बहुत साइन वगैरह किया जाता है, अलग अलग देशों से राय वगैरह लिया जाता है। तो यहाँ पे भी वही बातें हुई हैं। द ट्रीटी यानी कि समझौता, ट्रीटी का मतलब क्या होता है? समझौता। द ट्रीटी वाज ओपनड फॉर सिग्नेचर ऑन 16, 1987, यानी कि 16 सितंबर 1987 को जो सिग्नेचर वगैरह किया गया, ठीक है। एंड इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1989, यानी कि 1 जनवरी 1989 को ये पूरी तरह से लागू हो गया। 16 सितंबर 1987 को इस पे विचार विमर्श किया गया, इस पे साइन किया गया कि हाँ ये चीजें आनी चाहिए, और 1 जनवरी 1989 को जो है ये पूरी तरह से लागू हो गया। और इसमें क्या क्या बातें दिया गया है? फॉलोड बाय फर्स्ट मीटिंग, पहला मीटिंग कहाँ पे हुआ था? हेलसिंकी में मई 1989 को। ये फर्स्ट मीटिंग याद रखिएगा, फर्स्ट मीटिंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हेलसिंकी में हुआ था, कब हुआ था? मई 1989 में। सिंस देन इट हैज अंडरगोन 7 रिवीजन, मतलब अलग अलग जगह कैसे, फिर बाद में इसका मतलब अलग अलग देशों में इसके बारे में चर्चा हुई, तो कहाँ किस देश में चर्चा हुई इसके बारे में बताया जा रहा है। इट हैज अंडरगोन 7 रिवीजन्स इन 1990 लंदन में हुआ था, फिर 1990 में नैरोबी, 1992 कोपेनहेगन। ये कुछ कंट्री के नाम है जिसको आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। आपको क्या क्या याद रखने की जरूरत है कि ये कब आया कब था, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये कब आया था एग्जिस्टेंस में, 1989 को, ठीक। और पहली बार इसका मीटिंग कहाँ हुआ था? हेलसिंकी में 1989 को ये मीटिंग हुआ था, फिर बाद में जो है ये लागू कर दिया गया। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज बिलीव दैट इफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट इज एडर्ड टू द ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर बाय 250, यानी कि इसमें ये बताया गया कि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन वगैरह, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, यानी ओजोन लेयर में छेद होना जो हो रहा है, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो अर्थ पे बहुत ही नहीं होता है कि अलग अलग प्रकार से डिजीज क्रिएट हो रहा है, आदमी को कैंसर हो जाता है, यानी कि इसमें ये 2050 तक एक टारगेट बनाया गया कि हाँ इस 2050 तक हमें जो है ओजोन लेयर को मतलब बैलेंस करके चलना है कि वो उसमें ज़्यादा क्षति न पहुंचने पाए, ज़्यादा लॉस न होने पाए। नेक्स्ट पॉइंट है, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव डिफरेंट फेज आउट शेड्यूल, यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि अलग अलग कंट्री ने अपना एक पैरामीटर तैयार कर लिया कि हाँ मुझे 2050 तक ओजोन लेयर का जो है यहाँ तक कवर करना, मतलब ओजोन लेयर का एक क्राइटेरिया मुझे इतना ही ओजोन लेयर को मेंटेन रखना है, ओजोन लेयर को ज़्यादा क्षति न पहुँच पाए। हर एक कंट्री का अपना अपना एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया 2050 तक के लिए। तो इसमें क्या क्या मेन पॉइंट था मैंने बता दिया। जो मेन पॉइंट था कि जो एग्जाम वगैरह मोस्टली पूछा जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए होता है? ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन होता है उसको कैसे बचाया जाए उसके लिए लाया गया इसको। और ये कब लाया गया, एग्जिस्टेंस में कब आया था? 1 जनवरी 1899 में। और पहला जो है मीटिंग कहाँ हुआ था, ये जो जगह याद रखिएगा, हेलसिंकी मई 1989 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं रेटिफिकेशन स्टेटस। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ये भी जो हम लोग करते हैं ट्रीटी वगैरह, यानी कि समझौते वगैरह, इसमें भी किया जाता है। रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? ट्रीटी यानी समझौता, ये भी समझौते के अंतर्गत आता है। तो रेटिफिकेशन स्टेटस में देखते हैं क्या है। वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर साइंड
इन 1918, यानी वियना कन्वेंसेशन, यानी कि वियना कन्वेंसेशन का मतलब क्या होता है? समझौता। जैसे होता है ना कि जैसे इसमें दिया है वियना कन्वेंसेशन, यानी कि जिस कंट्री में होता है, मान लीजिए कोई समझौता, एक मान लीजिए अलग अलग देश के लीडर किसी एक पार्टिकुलर कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे जो कन्वेंशन होता है, यानी कि वहाँ पे जो समझौता होता है, तो समझौता उस पार्टिकुलर कंट्री के नाम पे रख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो दिया गया वियना कन्वेंशन, ये वियना एक जगह है, तो वहाँ पे ये समझौता हुआ था, जिसके कारण इसको बोला जाता है वियना कन्वेंशन। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर साइंड इन 1985 में इसको साइन किया गया, ठीक है। और ये पूरी तरह से, मैंने थोड़ी देर पहले बता दें, पूरी तरह से कब लागू किया गया, अडॉप्ट किया गया? 1987 में पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1987 में ये पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। 1985 में इस पर जो साइन किया गया था, 1985 में साइन किया गया और 1987 में पूरी तरह से लागू किया गया। मान लीजिए एग्जाम में पूछेगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, तो इसको बताना है 1987। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 191 कंट्रीज हैव साइंड, यानी कि इसमें ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, इसमें कितनी कंट्री थी? 191 कंट्री। इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। 191 कंट्रीज हैव साइंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग ऑल द कैरीफोरम कंट्री। कैरीफोरम कंट्री का मतलब क्या है? कैरीफोरम का कंट्री मतलब जो कैरिबियाई कंट्री है। कैरीफोरम का मतलब कैरिबियाई कंट्री। अब कैरिबियाई कंट्री क्या होता है? कैरिबियन सी के आसपास, यानी कि ये जो कैरिबियाई कंट्री होता है अमेरिका वगैरह में, एक अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। कैरिबियाई कंट्री क्या होता है? जो कैरिबियन सी होता है, आप मैप वगैरह पे देखिएगा तो वहाँ पे कैरिबियन सी के आसपास जो भी कंट्री होती हैं उनको बोलते हैं कैरिबियन कंट्री, यानी कि एक अमेरिका का पार्ट है। इट इज़ ए रीजन ऑफ अमेरिका। यानी कि इसमें 191 कंट्रीज थी और कैरीफोरम कंट्री भी थी, यानी कि कैरिबियाई कंट्री थी, जो कैरिबियन सी के आसपास रहती हैं, उसको बोलते हैं कैरिबियाई कंट्री। ओके, तो अर्थ समिट हम लोग कल पढ़ेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं स्टैटिक जीके के, तो मैं आप सभी लोगों को रिवाइज कराऊंगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक सुनना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बातें न समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो प्रणव जी, हाँ मीनाक्षी जी। पूछना था, जैसे आपने बताया ना, ऊपर बताया था आपने कि ये जो है लागू किया था 1 जनवरी 1989 में। फिर उसके बाद जब हमने रेक्टिफिकेशन पढ़ा था तो आपने बोला ये लागू किया गया था 1987 में। तो 1987 यहाँ पे में बात कर रही हैं? सिग्नेचर किया गया, हाँ। तो जो ऊपर वाला है उसमें तो 1987 में सिग्नेचर किया गया था ना, लागू तो 1989 में किया गया था। ओके, मैं एक बार देख ले रहा हूँ यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है। हाँ देखिए, ऊपर आपने बताया ना कि लागू 1989 में किया गया है और नीचे 1987 लिखा है, तो कौन सा होगा? ओके, यहाँ पे लेगा दैट ट्रीटी वाज ओपन फॉर सिग्नेचर। देखिए सिग्नेचर तो 1987 में एंड इंटर इनटू फोर्स ऑन 1989 फॉलोड बाय 1989 में, हाँ, यानी तो कि लागू यहाँ 1987 पे हुआ ना। 1985, यहाँ पे तो 1987 दिया गया है। देखिए इसको अथेंटिक इसको लेके चलिए, जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, साइन 1985 में किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 लाया गया। ठीक है, हो सकता है उसमें मिसप्रिंट हो गया हो, गलतियाँ हो तो गई। शायद ये हो सकता है 16 सितंबर 1985 में सिग्नेचर किया गया होगा और 1 जनवरी हाँ 1987 में लाया गया होगा, शायद ये हो सकता है। जी, जी 1987 में इसको लाया गया है। ठीक है, बार मैं कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे रिवाइज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो स्टैटिक जीके के हैं उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्टली कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में पूछे भी गए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल गोल डेवलपमेंट के अंतर्गत कितने गोल को रखा गया है? हाउ मेनी गोल्स
इंटरनेशनल गोल डेवलपमेंट के अंतर्गत कितने गोल को, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में कितने गोल हैं, ये बता दीजिए सिंपल तरीके से। 8 ओके, राधिका जी का आ चुका है, बहुत बढ़िया। संतोषी जी का 8 ओके, मीनाक्षी जी, नीरज जी, अजीत देव जी, पूनम जी, बहुत बढ़िया सभी लोग। सभी जयश्री जी का भी आ चुका है 8 गोल, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों का बिल्कुल सही है, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेनियम समिट किसके बाई यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाया गया, अब किस ईयर में लाया गया, किस ईयर में लाया गया? मिलेनियम समिट जो हुआ था, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाया गया कि, और किस ईयर में लाया गया? ओके, 2000, मीनाक्षी जी, भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, और संतोषी जी देखिए एकदम रोहित शर्मा, बहुत बढ़िया। नीरज जी हार्दिक पांड्या, राधिका जी एकदम किरण पोलार्ड वाली बल्लेबाजी, बहुत बढ़िया। अजीत देव जी तो एकदम अपने वो हैं क्रिस गेल, बहुत बढ़िया। मिलाया गया, एडॉप्टेड 2015। जी मीनाक्षी जी, सभी लोगों का ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने। मौज करते रहिए और आंसर भी देते रहिए, बहुत बढ़िया। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ मेंबर्स, यूनाइटेड नेशन मेंबर, हाउ मैनी यूनाइटेड नेशन मेंबर्स स्टेट, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कितने मेंबर, 193। ओके राधिका जी 190, राधिका जी थोड़ा चुक गई हैं आप, देखता हूँ। ओके मीनाक्षी जी, पूनम जी, मीनाक्षी जी ओके जी, राधिका जी इस बार बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। सभी लोगों को मेरी तरफ से मिलता है 1 रुपीज, गूगल पे कर दिया जाएगा। ओके, 23 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जी, 23 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, 23 इंटर, हाँ संतोष, 191 पढ़ी थी, वो क्या सही है? आप क्या बोल रही हैं? 191 भी पढ़ी थी सर मैं कहीं अलग अलग, कहीं 191 भी दिया क्या किसी जगह? कंफर्म तो याद नहीं सर मैं कहाँ पढ़ी हूँ, बट ना 191 केस उसमें ये थे करके ऐसे मुझे याद है, अपने नोट्स ठीक है, ठीक है, तो एक बार कोई नहीं संतोषी जी, एक बार मैं फिर से दोबारा चेक कर लूँगा, देख लूँगा 193 तो मैं, ओके ठीक है, कल इसको कंफर्म कर लिया जाएगा। एक क्वेश्चन ये 193 वाला और मीनाक्षी जी वाला हो, उसको भी कंफर्म कर लिया जाएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1987 दिखा रहा है जो लागू किया गया था, तो शायद ऊपर वाला इनकरेक्ट होगा। 1987 में मतलब लागू किया गया था, और 1985 में जो साइन किया गया था। हाँ, तो ऊपर वाला शायद गलत होगा। जी मैं वही बता रहा था ना, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। 85 है और 87 जी मीनाक्षी जी, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन वाला, हाउ मेनी यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट, इसके अंतर्गत मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कब स्टार्ट किया गया है, किस ईयर में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को किस ईयर में स्टार्ट किया गया है? सभी लोग मैसेज टाइप करें। 2015, ओके बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया 2015। जयश्री जी देखिए एकदम सबसे पहले बता दें, उसके बाद अजीत देव जी भी पीछे नहीं है, पुष्पा जी भी एकदम कह रही है कि तुम चलो एकदम 6 मारो, हम भी पीछे से आ रहे हैं 6 मारने के लिए, बहुत बढ़िया। सभी लोग एकदम, नहीं होता है कि एकदम फ्रंट फुट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जब मैच का नहीं होता, अंतिम ओवर रहता है या लास्ट ओवर जब रहता है मैच का, तो खिलाड़ी फ्रंट फुट पे आके खेलता है, जब फ्रंट फुट पे खेलता है तो सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर ही बाल जाती है, बहुत बढ़िया। 2001 जनवरी 2015, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया है, बिल्कुल सही है। 2001 जनवरी 2015 को ये लाया गया है। ओके, इसके अंतर्गत कितने गोल बताए गए हैं और कितने टारगेट बताए गए हैं? 7 गोल्स और 169 टारगेट। जी नीरज जी बिल्कुल सही, ओके 70, राधिका जी का भी बहुत बढ़िया, 17 गोल, और साथ साथ में टारगेट भी मैसेज टाइप करके लिखिए कि कितने गोल थे, टारगेट भी साथ में। ओके
ओके 17 गोल 169 टारगेट, जी बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम वगैरह में मोस्टली पूछे गए हैं, तो इस छोटे छोटे पॉइंट को आप याद रखिएगा। 15 ईयर के लिए रखा गया है जी नीरज जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिए अजीत जी ने, नीरज जी ने, पुष्पा जी, मीनाक्षी जी, जयश्री जी, पूजा जी, एकदम सभी लोग कितना जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 2015 से 2030 तक ये स्पैम, इसका जो लाइफ मतलब एक प्लानिंग बनाया गया था कि हाँ 15 साल के लिए ये है। ओके, अब आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भोपाल गैस के बारे में बात कर रहा था, तो भोपाल गैस जब ये ट्रेजिडी हुआ तो उसके बाद कौन सा एक्ट आया है, एक्ट का नाम बताइए, मैसेज टाइप करिए सभी लोग। और इसको बताएंगे चंद्रकला कोठारी जी, बताएंगे कि जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था, अनम्यूट करके बताएंगे कि जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था उसके बाद कौन सा एक्ट लाया गया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। जी बहुत बढ़िया चंद्रकला जी। अच्छा ये बताइए, आपको एनवायरमेंट समझ में आ रहा है ना जो बातें पढ़ाई जा रही हैं? हाँ जी सर। जी ओके, एकदम रेगुलर रहिए। देखिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत बढ़िया। पूजा जी, पुष्पा जी, राधिका जी, जयश्री जी, संतोषी जी, नीरज जी, मैं देख पा रहा हूँ मीनाक्षी जी, नीरज जी, लग रहा है नीरज जी ने ठान लिया है कि एकदम सबसे मीनाक्षी जी से ज़्यादा 6 यही मारेंगे, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी देखिए आप एकदम 6 मारिए, नीरज जी इस समय 6 मारने में ज़्यादा आ गए हैं। ओके ओके, हाँ जोश में है पूरा, नहीं बोलते हैं हाउ द जोश, एकदम हाई है पूरा, बहुत बढ़िया। ओके, तो हम लोग अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट जो भोपाल गैस ट्रेजिडी का नाम आया तो उसमें हम लोग कुछ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। तो ये हुआ कब था, कोई किसी को अगर पता है तो बता सकता है अनम्यूट करके। ओके, सेकेंड टू, 1984 में। ओके मीनाक्षी जी, जैसे जी आप मिस कर गई, 2004 में नहीं, 1984 में, 2 दिसंबर 1984 में। ओके हाँ नीरज जी बिल्कुल सही। और सभी लोग मैसेज टाइप करिए, आप लोग मैसेज को देख के ही टाइप करिए, बस टाइप करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो हमें याद हो जाता है, इसीलिए छोटे बच्चों को बताया जाता है ना कि इसको लिखो, लिख लिख के याद करो, इससे लिखने से क्या होता है कि याद हो जाता है। सभी लोग आगे बढ़ेंगे, सबका, सभी लोग खुश रहें, ये बहुत ज़रूरी है, मौज करते रहें सभी लोग। ओके बहुत बढ़िया, 2 दिसंबर 1984, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ये 2 दिसंबर 1984 हो गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें कौन सा गैस रिलीज हुआ था, उस गैस का नाम बताना है जो भोपाल गैस ट्रेजिडी के दौरान लीक हुआ था। मीथेन, ओके मीथेन, मीथेन प्रॉपर, मीथेन तो है ही, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं, मीथेन तो है ही, बट उसका प्रॉपर नाम बताइए, पूरा नाम। मीथेन तो है इसमें, देयर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं। ओके देखिए आ रहा है, मिथोसाइनेट, मिथो एसियोस, ओके वेरी टफ नेम। मीथेन आइसोसाइनेट बोलते हैं इसको। जी मीनाक्षी, देखिए बाकी सभी लोगों का बहुत ही, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मीनाक्षी जी आपको भी धन्यवाद, और बाकी सभी लोग जो मैसेज टाइप कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा गैस लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, ये गैस जो है रिलीज हुआ था। तो ये कुछ मैंने पॉइंट तैयार किया था जिससे कि आपको जो है कभी एग्जाम वगैरह में आ जाए भोपाल गैस से रिलेटेड, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब हम लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के, जिसे आज हम लोग कवर कर लें। स्टैटिक जीके का कुछ क्वेश्चन है जो कि मोस्टली एग्जाम वगैरह में, आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है ये कहीं न कहीं क्वेश्चन वगैरह बन ही जाता है। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम बताऊंगा, शॉर्ट नेम, उनका फुल फॉर्म भी आपको बताना है, और मेन इंपॉर्टेंट ये है कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, तो इसको मैंने आज लिया है। तो सबसे पहला जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WTO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग मैसेज टाइप करें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO। WTO का फुल फॉर्म क्या है?
ये देखिए स्टैटिक जीके का पोर्शन है, इन्वायरमेंट के साथ साथ मैं इसको भी ले चल रहा हूँ। बाकी कुछ एक दो दिन बाद जो है मैं फिर करंट अफेयर्स को लाऊंगा। तो अभी हम स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शायद जी बिल्कुल सही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मीनाक्षी जी, जयश्री जी, इन लोगों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। चंद्रकला जी का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके बहुत बढ़िया। अजीत देव जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसा कि सभी लोगों ने बता भी दिया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक गाना मैं गा दे रहा हूँ, आप सभी लोग अच्छा करें उसके लिए। हेलो, मेरी आवाज पहुंच पा रही पूजा जी? जी बिल्कुल आ रही है। ओके जी यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं खुले दिल की, उम्मीदें बसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, ओहो। ये थोड़ा सा कुछ लाइन मुझे याद था, मैंने आपको सुना दिया। आप लोगों की तारीफ बहुत बढ़िया जा रही है। ओके, हाँ यही एकदम सुन के जाइएगा, एकदम देखिएगा, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ओके, आप लोग का बिल्कुल JRF इस बार निकलेगा, मैं पूर्ण रूप से आप लोगों के ऊपर भरोसा करता हूं, और मैं ईश्वर से भी डेली प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग का JRF जरूर निकलेगा। आप सभी लोग हमेशा खुश रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी से रिलेटेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों ने जैसा कि बताया WTO का फुल फॉर्म होता है। ओके, तो इसका बताइए हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर जल्दी से मैसेज टाइप कीजिए, हेडक्वार्टर क्या है। ओके जी, मीनाक्षी जी, हम तो गुरुदेव से रोज प्रार्थना कर रहे हैं, माँ गायत्री से रोज प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोगों का JRF जरूर हो, और इस बार जरूर होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। बट ये रिक्वेस्ट है कि मैं, देखिए आप लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं, बट आप लोग कितना हैप्पी रहते, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़्यादा खुश रहते तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता है। आदमी सीख ही लेता है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सभी लोग का आंसर आ चुका है। मीनाक्षी जी जिनेवा बता रहे हैं, स्विट्जरलैंड। ओके, नीरज जी जिनेवा स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही है। इसका जो हेडक्वार्टर क्या है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड नाम तो सुना ही होगा आप सभी लोगों ने। ओके, इसे क्या बोलते हैं, और धरती का स्वर्ग किसे बोलते हैं? धरती का स्वर्ग किसे बोलते हैं? सभी लोग मैसेज टाइप करें जी। जी, भारत का आपने क्या बताया? जी जी, कश्मीर भी, बिल्कुल राधिका जी बहुत बढ़िया आपने बताया, कश्मीर भारत का है और स्विट्जरलैंड जो है फॉरेन का है। ओके 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 राधिका जी, थैंक यू राधिका जी, एंड थैंक यू मीनाक्षी जी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन के बारे में बात किया, तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सभी लोग मैसेज टाइप करें, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस? न्यूयॉर्क। ओके, बहुत बढ़िया, सभी लोग मैसेज टाइप करें जल्द, क्योंकि थोड़ी देर बाद राहुल जी का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन जो है 4 से 5 क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को कवर करना आज ही। ओके, न्यूयॉर्क, आवाज नहीं आ रही क्या सर की? वो इधर हो गया होगा। देख उसमें मीनाक्षी जी मेरी आज पहुंच पा रही है? उसमें सुन के देख। जी आ रही है। राधिका जी आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने बताया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन, फुल नाम लिखिए, पूरा नाम वाशिंगटन। ओके, वाशिंगटन DC नीरज जी DC
पूरा आगे जो बता उसको कंप्लीट कर दिए। ओके, वाशिंगटन डीसी, जी अजीत देव जी, मीनाक्षी जी बहुत बढ़िया, डीसी वाशिंगटन। ओके, वाशिंगटन डीसी बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी ने भी बहुत अच्छा बताया, नीरज जी, अजीत देव जी और चंद्रकला जी, सभी लोगन का बहुत बिल्कुल सही है। जो है वाशिंगटन डीसी जो है हेडक्वार्टर किसका, वर्ल्ड बैंक का। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अमेरिका का जो कैपिटल कहाँ पे है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका, अमेरिका का कैपिटल कहाँ पे है? वर्ल्ड यही है। ओके, देखिए इसको भी याद रखिएगा, अमेरिका का जो कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी, यही अमेरिका का कैपिटल भी है। ओके जी, मीनाक्षी जी, नीरज जी, ओके, चंद्रकला जी बहुत बढ़िया, सभी लोग एकदम 6 पे 6 लग रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WIPO? ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है, इसका फुल फॉर्म बताना है। WIPO इसका फुल फॉर्म क्या है? WIPO मैसेज टाइप करिए, गूगल मत सर्च कीजिएगा। WIPO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक लोग का आंसर आ चुका है, मीनाक्षी जी, जो कि हमारे महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी यानी कि फिनिशर का काम करती हैं, सीधे हेलीकॉप्टर 6 इनके बल्ले से निकलता है। अब देखते हैं हार्दिक पांड्या कौन बनता है आगे। अभी हार्दिक पांड्या, ओके, नीरज जी हार्दिक पांड्या बन के बहुत बढ़िया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, लग रहा है मिसटाइप हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो WIPO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर बता दीजिए सभी लोग, कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WIPO, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? UN में। ओ चूक जा रही मीनाक्षी जी, वर्ल्ड शायद नहीं, बिल्कुल नहीं, UN में नहीं है। ओके, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर था सेम ऐसी वही यहाँ पे भी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का था। ओके, जिनेवा हो गया, जिनेवा है क्या जी? बिल्कुल वही, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे हेडक्वार्टर है वहीं पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर सेम ही है, जिनेवा, जो कि कहाँ पे, स्विट्जरलैंड। ओके, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया बताया। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म। ये मोस्टली बहुत जगह पूछा गया है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? सभी लोग मैसेज टाइप करिए, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो मैसेज टाइप करिए सभी लोग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन, मीनाक्षी जी चूक रही हैं, यूनिसेफ, सेफ में ई भी आता है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड पूरा नहीं हो पाया है, अनकम्प्लीट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड नहीं मीनाक्षी जी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक पॉइंट छूट रहा है, चिल्ड्रंस के बाद भी कुछ आता है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन सर्विस फंड, जय श्री जी बिल्कुल नहीं, अभी नहीं करेक्ट हो पा रहा है। चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड जी अभी बिल्कुल नहीं। चंद्रकला जी आप भी चूक जा रहे हैं, नीरज जी आप भी चूक गए हैं। प्रयास करिए, देखते हैं किसका सही आंसर आ पाता है। अभी भी आप सभी लोग चूक रहे हैं, 70% सही हो जा रहा है, 30% मिस्टेक हो रहा है अभी भी। ओके, मैं इसका बता दे रहा हूँ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस, मीनाक्षी क्या इमरजेंसी भूल जा रही थी, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और इसका हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ?
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? हेडक्वार्टर भी बताइए सभी लोग, मैसेज टाइप करें। न्यूयॉर्क में भैया, न्यूयॉर्क। जी नीरज जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने बताया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ओके, न्यूयॉर्क में, बहुत बढ़िया नीरज जी। मीनाक्षी जी का भी आंसर आ चुका है, चंद्रकला जी का, नीरज जी का भी, अजीत देव जी बिल्कुल, संतोषी जी का भी आ चुका है। लग रहा है कि इस बार आईपीएल में एकदम होड़ मच गया है कि हाँ कौन कितना बढ़िया खेलेगा। बहुत बढ़िया, एकदम सभी लोग एकदम एक से एक इन्फॉर्म बैट्समैन निकल के आ रहे हैं हमारी टीम में, बहुत बढ़िया। ओके, आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम लोग फिनिश करते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म बता दीजिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का फुल फॉर्म। ओके ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, ये जो कि फ्रांस में है। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, यानी पेरिस कहाँ पे? फ्रांस में। यूनाइटेड नेशन, ओके नीरज जी बहुत बढ़िया, पेरिस हो गया। ओके, यूनाइटेड एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ओके पेरिस, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद, नीरज जी को भी धन्यवाद, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वह चेहरा किस काम का, वह मुख किस काम का जो हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं। तो ऐसे ही हमेशा प्रसन्न रहिए। ईश्वर से यही प्रार्थना कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आपका जीआरएफ जरूर निकले। राहुल जी आपका स्वागत है। राहुल जी क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राहुल नीरज भैया जी नहीं लग है भैया। जी राहुल भैया नहीं है, आज शायद बिजी हैं वो, तो कोई क्लासों की ओर लेगा आज। ठीक है, तो आप सभी लोग थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि आज राहुल जी की क्लास अभी थोड़ी देर में भी होगा ना। जी कोई और लेगा क्लास में। अच्छा, कोई और लेगा? जी ठीक है, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है नीरज जी? शांति जी पाठ जी करा भैया, दें? जी शांति पाठ करा दीजिए। ओके, सभी लोग कमर गर्दन सीधी कर लें, मन शांत, चित्त शांत, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव हो। शांति पाठ हम लोग आरंभ करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। धीरे धीरे हाथों को आपस में रब करें, आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे आंखों को खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मौज करते रहिए, ना मिले तो खोज करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आपने का। पूछा था ना कंट्री वाला क्वेश्चन, जी जी, इसका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, उसमें वो 189 बता रहा है, 189 अच्छा कंट्रीज में। ओके ठीक है, तो एक बार मैं भी चेक कर लूँगा, एक बार फिर इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है मीनाक्षी जी? ओके, थैंक यू आप सभी लोगों जी का, धन्यवाद आप सभी लोगों का।